हाँ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ है, ठीक है। और इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु, आर्थिक नियोजन कल बता चुके हैं, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच में तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का, ताकि ये और योजना आयोग ये दोनों आपस में तालमेल बनाए और एक दूसरे को डाटा दे, कौन सा डाटा कितना है, किस पर अभी काम करने की जरूरत है, ठीक है, किस पर कितना बजट लगाने की जरूरत है। इस हिसाब से जो आर्थिक विकास है वो थोड़ा तेजी से होने लगे, ठीक है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते थे। योजना आयोग के कौन होते थे? प्रधानमंत्री। कौन सरकार है? केंद्रीय सरकार है। अब राज्य सरकार भी तो, जब तक राज्य सरकार से ना मिलकर रहिएगा तब तक राज्य सरकार आपका विरोध करेगा, आप उसका विरोध कीजिएगा। तो दोनों को मिलाने के लिए इसके सदस्य कौन? राज्य सरकार होते थे। किसका? एनडीसी का। तो एनडीसी बना दिया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके सदस्य प्रत्येक राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जो हो गए, ठीक है। और योजना आयोग के कौन हो गए? प्रधानमंत्री। तो ये दोनों के बीच में तालमेल बनाकर प्रत्येक राज्य के विकास की बातें, अब प्रत्येक मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य का विकास का मांग करता था, हमारे राज्य में ये चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है। नीतीश कुमार भी एक चीज मांग किए थे, विशेष राज्य की दर्जा, के बिहार को क्या बनाया जाए? विशेष राज्य की दर्जा। लेकिन जैसे ही फिर बीजेपी और ये दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ये किसकी मांग करते थे? विशेष राज्य की। लेकिन कांग्रेस का सरकार गिरता है और किसका बनता है? नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के आते ही इनका विशेष राज्य का दर्जा आज तक भूला गया है, आज तक याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि बिहार में भी जब मुख्यमंत्री वो थे तो किसके सहायता से मिलकर बने थे? बीजेपी के सहायता से। बीजेपी की पार्टी और जदयू की पार्टी दोनों मिला के यहां पर सरकार बनाई थी। तो अब ये अपनी पार्टी से मांग करेंगे? विरोधी पार्टी होता तो चिल्लाते, लोगों को बता दे, देखिए कांग्रेस नहीं विशेष राज्य की दर्जा दे रही है। और जब अपना बना तो मांगो ना यार, तुम अपने, जब तुम्हारा जो समर्थन पार्टी है उससे तो मांगोगे नहीं। तो नेता सब में यही भैया बहुत सारा समस्या है। ये विरोधी पर बड़ा बड़ा तंज कसेगा, अपने आप को दूध का धोवल बताएगा, और जब अपने सरकार में आ जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा। बिहार में किसका सरकार था? बीजेपी और जदयू का। केंद्र में भी अब किसका हो गया? बीजेपी का। तो केंद्र में भी तो इन्हीं का सरकार है, तो अब मांग करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मांग करते बीजेपी अगर नहीं देती विशेष राज्य की दर्जा तो यहां भी तो बीजेपी ही था। क्या होता कि आपकी ही सर, आप उनसे ई काहे नहीं ले रहे हैं? उनसे अलग हो जाइए, बीजेपी से क्या हो जाइए? अलग हो जाइए ना। आपका मांग, भैया हम दोनों आदमी मिलकर गठबंधन काहे किए हैं? मिल के सरकार चलाने के लिए। अब अगर हमारा बात नहीं मान रहे हैं तो हम तो उनसे अलग हो जाएंगे ना। अब फिर भी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्यों नहीं हो रहा है? हमें सत्ता की लालच है, हम बने रहना चाहते हैं। उनसे अलग होंगे, कहीं वो जाकर फिर आरजेडी से मिलकर बना ले, तब तो हम गए। समझ गए? तो कुल मिला के यही कारण था। जब तक विपक्षी का सरकार था केंद्र में, ये खूब मांग करते थे, बिहार को ये दीजिए, बिहार को वो दीजिए, बिहार को ये राज्य घोषित कीजिए, वो राज्य घोषित कीजिए। आज जैसे ही अपना सरकार बैठता है इनका मुंह बंद हो जाता है। वो होता है ना ऐठा, पानी में खूब मुंह खोल कर घूमता है, जैसे ही देखेगा कोई लहर आ रहा है अब मुंह बंद करके नीचे बैठ जाएगा। तो नीतीश कुमार कुल मिला के वही है बिहार के लिए। अब बिहार में कोई भी नेता अच्छा नहीं हुआ, हम तो रियलिटी यही कहेंगे, इसीलिए इसका स्थिति इतना खराब है। कोई भी नेता अच्छा नहीं हुआ जो बिहार के लिए अच्छे मांग कर सके। जब तक विपक्षी का सरकार होता है खूब मांग करते हैं, जिसे ही अपना सरकार आता है सब भूर पर आ जाता है। समझ गए? देखिएगा, मौद्रिक विकास, आर्थिक विकास तो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या है? मौद्रिक विकास, मुद्रा का विकास कैसे कैसे हो रहा है। तो वर्तमान में हम लोग किस शताब्दी में है? 21वीं में है, क्योंकि 2000 बीत गई है, 2023 है, अर्थात 2023 है, तो 2000 तो बीत गया, 21वां सौ चल रहा है, इसलिए हम लोग हैं 21वीं शताब्दी में। वर्तमान के 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। आपको मन करे फ्रिज खरीद लीजिए, एसी खरीद लीजिए, कुछ भी, आपको अदला बदली करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हम लोग के घर में क्या होता थी?
हम 1 गिलास चावल ले जाते थे और उसके बदले में 1 गिलास आटा लेके आते थे कि नहीं आते थे? अब मान लीजिए कि 1 लोटा हीरा है, 1 लोटा या 1 गिलास, 1 गिलास हीरा है। अब उसके बदले में हमको कितना गिलास दूध देना होगा, ये कौन बताएगा? इसका कोई मूल्य था? तो ऐसे में अदला बदली में किसी को घाटा हो जाता था और किसी को हानि हो जाता था। आज गेहूं का आटा का दाम क्या कम है और चावल का कीमत क्या है, ज्यादा है। तो जो 1 किलो चावल दिया वो ज्यादा महंगा चीज दे दिया, और उसके बदले में जो 1 किलो आटा ले लिया वो तो घाटा में चला गया ना। समझ गए? तो इसी प्रकार मौद्रिक मूल्य, किसी भी वस्तु का एक मौद्रिक मूल्य फिक्स हो जाता है कि चलिए 1 किलो आटा का दाम 23 रुपया, तो आप 23 रुपया दीजिए। ये नहीं कि 1 किलो आटा के बदले 1 किलो चावल दे दीजिए। और 1 किलो चावल का दाम कितना, अगर 50 रुपया, अच्छा क्वालिटी का चावल, तो आपको अब बताइए कौन है वो भैया कहेगा कि 1 किलो आटा ले लो 1 किलो चावल दे दो? कोई देगा? क्यों आज नहीं देगा? क्योंकि आज उसका मौद्रिक मूल्य तय है, नहीं ना देगा। तो वही चीज है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब पुटी है, सीमेंट है, 1 बोरा पुटी लेके 1 बोरा सीमेंट के दी, सब लोग दी, कहे पुटी महंगा है, लेकिन होंगे कि मेरा 1 बोरा सीमेंट ले लीजिए और 1 बोरा पुटी दे दीजिए, कोई देगा? क्यों नहीं देगा? मौद्रिक मूल्य तय हो चुका है। पहले मौद्रिक मूल्य नहीं था, पहले वस्तु का आदान प्रदान, अदला बदली वस्तुएं से होता था। आप मेरा 4-5 को बकरी ले लीजिए, वो गाय दे दीजिए। अभी तय नहीं हो पाता था कि कौन घाटा में गया है, कौन फायदा में गया है। समझ गए? चलिए ध्यान समझिएगा। तो मुद्रा का भी अपना एक इतिहास रहा है। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। विनिमय को क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं। और आजकल एक्सचेंज का मतलब समझते हैं ना, पुराना गाड़ी दीजिए और नया गाड़ी लेके आइए, कुछ पैसा दे दीजिए, उसके बदले में एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो ये सब ऊपर वाला देख लीजिएगा। हम सीधे स्टार्ट करते हैं कहां से? वस्तु विनिमय प्रणाली से। कहां गया जी वस्तु विनिमय प्रणाली? कोर बैंकिंग प्रणाली तक हम लोग आ गए। इसका टॉपिक गायब है का? ऊपर है। मौद्रिक विकास, तब लोग अपनी वस्तु का लेन देन अपनी आवश्यकता की पूर्ति से करते थे। अच्छा चलिए, यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। इसको एक अलग टॉपिक ना बना के ऐसा ही दे दिया है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि वस्तुओं का वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करना, लेन देन करना। और प्रारंभ में तो यही होता था, क्योंकि उस समय ना मुद्रा था और ना किसी वस्तु का मौद्रिक मूल्य था। धीरे धीरे क्या होता है, ध्यान समझिएगा, धीरे धीरे क्या होता है कि वे लोग कौड़ी, किसी भी चीज का, अब आटा है उसका तय कर दिया जाता था। 5 कौड़ी में कितना आटा? 1 किलो आटा। 4 कौड़ी में 1 किलो धान। तो अब कौड़ी ही किसका काम करने लगा। हालांकि उसका जिक्र इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयोग किया जाता था। कौड़ी को ही मुद्रा मान लिया गया। इतना कौड़ी दीजिए तो हम आपको इतना ये देंगे। फिर उस कौड़ी को वो कहीं और देकर के उससे कोई और वस्तु खरीद सकता था। प्रत्येक वस्तु का दाम तय हो गया था। इतना कौड़ी में बैल मिलेगा, इतना कौड़ी में क्या मिल जाएगा। कौड़ी एक प्रकार का टुकड़ा होता है, ठीक है ना। देखो ये आप लोग बसा बैल वगैरह पर, तो एक कौड़ी को बनाया गया। फिर कौड़ी के बाद क्या आता है? धातु का प्रयोग कर लिया जाता है। किसका? धातु का सिक्का। उस पर मुहर वहर नहीं रहता था। धीरे धीरे राजा लोग अपना मुहर उस पर मारना प्रारंभ किए। अब सब धातु नहीं चल रहा था, वही धातु जिस पर राजा का मुहर हो। जैसे आज सब सिक्का को सिक्का कह दीजिएगा, कोई गोल वैसा ही धातु काट दीजिएगा, सिक्का है नहीं ना। उस पर सरकार का सिग्नेचर होना चाहिए और सरकार द्वारा वह संचालित किया जाना चाहिए, तभी उसको सिक्का का वैल्यू दिया जाएगा। किसी को दिक्कत? तो पहले क्या था? अदला बदली था, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं का लेन देन वस्तुओं से ही किया जाता था। उसके बाद आता है धीरे धीरे ये लोग एक कौड़ी को मान लेते हैं अपना एक मुद्रा, और एक होता था इतना कौड़ी में इतना चीज, और उस हिसाब से चलता था। धीरे धीरे सिक्का आ जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है? मुहर वाले सिक्के आ जाते हैं। फिर सभी सिक्के नहीं, मुहर वाले सिक्के को क्या मुद्रा का मान दिया गया। उसके बाद क्या जाता है? नोट आ जाता है, पैसा वाला, कागज वाला नोट आता है। नोट के बाद क्या आता है? चेक वगैरह आ जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग चूंकि क्या होता था कि पैसा कितना रखिएगा, कितना नोट रखिएगा, घर से चोरी वोरी हो जाता था ना,
तो उसको सुरक्षित करने के लिए सरकार एक संस्था खोली जिसको बैंक कहा गया। क्या कहा गया? बैंक। पहले सब कुछ समझ लीजिए, फिर ये चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। बैंक कहा गया। और वो बैंक एक ऐसी संस्था होती थी जहां पर आप अपने पैसे ले जाकर के जमा कर सकते थे। अब पैसे आप जमा किए तो उसके लिए वो क्या, एक आपको कागज देता था, पासबुक आज भी देता है, जिस पर बता देता था कि आपने इतना पैसा जमा किया है, अर्थात आपके अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है। अब आप जब चाहेंगे तो फिर वो ले जाएंगे, उसमें से उतना अपना पैसा ले सकते हैं, फिर उसमें वो घटा के बता देगा कि इतना आप निकाल लिए, इतना बच गया। कुल मिला के आपके पैसों को सुरक्षित करने के लिए किसका निर्माण किया गया? बैंक का। तो बैंक एक संस्था है जो आपके पैसों को सुरक्षित करती है और साथ ही आपके पैसों का आदान प्रदान भी करती है। अब बैंक में कंप्यूटर का जरूरी पड़ गया। कंप्यूटर क्या करने लगा, आप ही के खाते से पैसा, मतलब नोट ना भेज करके सीधे अकाउंट डाल देता था, दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल देता था। ठीक है। ये डिजिटल ट्रांसफरिंग हुआ, डिजिटल मनी। कौन सा मनी हुआ? डिजिटल मनी। इसमें ना तो आपका नोट गया उसके पास, ना उसका नोट आया आपके पास, बस आपके अकाउंट में पैसा आने जाने लगा। और ये सभी चीजें जो पहले पासबुक में लिखी हुई थी, जिसको देख के पता चलता था कि आपके पासबुक में कितना पैसा है, अब ये आपके अकाउंट में मतलब एक डिजिटल अकाउंट बन गया। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं या फिर कंप्यूटर के द्वारा देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना है। अब आपको कागजी पासबुक की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब तो और भी डिजिटलाइजेशन हो गया, पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया। सीधे आपको ना मुद्रा देने की जरूरत है, ना आपको सिक्का, ना आपको नोट, कुछ भी चेक को कुछ नहीं, सीधे यहां से सीधे ट्रांसफर उसके खाते में, उसके खाते से मेरे खाते में ट्रांसफर, अब मोबाइल नंबर के द्वारा ट्रांसफर। देखिए उधर स्कार कर रहा है गिरीश। ठीक है। आगे देखिएगा। अब यहां पर क्या है, इस स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई, विनिमय यानी कि अदला बदली का एक सामान्य मुद्रा का प्रादुर्भाव है। वही मुद्रा आता है, मुद्रा क्या, सिक्का के रूप में, सिक्का के बाद नोट के रूप में, नोट के बाद चेक, हुंडी, साख पत्र, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम कार्ड, ये सब प्लास्टिक मुद्रा है। तो ये सब आता है। और उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली, ये सब। एटीएम तो कोर बैंकिंग प्रणाली के बाद ही ना, क्योंकि ये तो आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा। तो ये सब आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़े। कंप्यूटर वगैरह के बारे में सब कुछ बता ही दिए आप लोगों को। मोबाइल, लैपटॉप, ये सब का आविष्कार हुआ, बता दिए। प्लास्टिक मुद्रा के बारे में बता दिए। कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में बता दिए। ठीक है। यानी कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब, अब भी डालिए अभी कभी चल जाएगा, बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो इसको क्या कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा आपको बता चुके हैं। एटीएम के बारे में आपको बता चुके हैं। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ये सभी यांत्रिकी मशीन है, इसको यांत्रिकी मशीन कहा जाए, यंत्री है ना जी। एटीएम युग में हम प्रवेश कर गए और एटीएम के अलावा अब तो आज हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है। क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा नहीं होता है, बताए थे। क्रेडिट कार्ड में कोई कंपनी आपको दे देगी, आपका बैंक दे देगी, जिस आप पर अगर विश्वास है तब। ठीक है। या फिर आपका फाइनेंस कंपनी है वो दे देगी, आप लीजिए। अब कल मेरे पास कॉल आया था, किसका? रिलायंस, बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस का। आप लोन लेना चाहते हैं, आपके लिए अवेलेबल है, 5 लाख कुछ बता रहा था। 5 लाख का है, उसमें से कुछ काटते उठते इतना मिलेगा। इंस्टॉलमेंट में आपको 3 साल 4 साल, क्या पता कितना टाइम बता रही थी, कितना दिन में आपको दे देना होगा। अरे रहने दो भाई, अगले साल देखेंगे, इस साल रहने दीजिए। वहीं आपको प्लानिंग तो बताया ही है, जब उसका स्टार्टिंग करेंगे तो ले लेंगे। क्या महीना महीना जमा करना है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी है। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, उसके बाद मौद्रिक प्रणाली। ये वस्तुओं का वस्तु से अदला बदली हो रहा है। यहाँ पर मुद्रा का विकास, यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली रहता है। बैंक बताया था ना, उस पैसे को सुरक्षित करने के लिए चाहिए। फिर कोर बैंकिंग प्रणाली होता है। अब ये क्या, एक बैंक से दूसरे बैंक में सीधा ट्रांसफर कर देगा। फिर आता है एटीएम, ये एक यंत्र है, कहीं भी लगाइए और अपना पैसा निकालिए, नोट प्राप्त कर लीजिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ कहानी है, समझ रहे हैं ना। कहानी वहानी को छोड़िए। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। आर्थिक विकास को मापना और सूचकांक यानी कि सूचित करना, इसके बारे में शायद आप लोग को बताए थे ना। हाँ, तो ये तो बता चुके हैं। सूचकांक क्या है और माप क्या है? माप मतलब कंफर्म डाटा देना,
और सूचकांक मतलब एक सूची, हाँ ठीक है ना, हाँ इसमें भविष्य भी सम्मिलित होता है। तो पीछे वाला वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में भी शायद बता चुके हैं आप लोग। राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश के राष्ट्र का जो भी संपत्ति है उसका मौद्रिक आय, मौद्रिक मूल्य, समझ रहे हैं ना, मौद्रिक मूल्य। अब जैसे देश है, जरूरी नहीं है कि हम देश के, मान लीजिए कि 50 करोड़ जो युवा है, मान लीजिए कि वो काम किया, उस काम के बदले उसको क्या हुआ, पैसा ना मिलके सबको एक ऑडी कार मिल गया। तो कार भी तो कुछ पैसा का है ना जी, है? किसी को थार मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, तो उसको जोड़िएगा कि ना। तो राष्ट्रीय आय का मतलब केवल पैसा से नहीं है, उस राष्ट्र में, उस निश्चित वर्ष में, एक वर्ष में या फिर जितना भी वर्ष आप ले सके, तो एक वर्ष में उस राष्ट्र की कुल संपत्ति में कितना वृद्धि हुआ। संपत्ति उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई मौद्रिक मूल्य हो। और कल मौद्रिक मूल्य के बारे में बड़ा अच्छा से समझाए थे, ठीक है। मौद्रिक मूल्य का मतलब जिसको बेच के कुछ पैसा मिल सके, उसका मौद्रिक मूल्य है। अब बताए थे ना, पोटा वोटा ये बहुत कुछ बताए थे, उसका कंपेयरिंग करके वो समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश के अंतर्गत किसी निश्चित वर्ष में उस देश के कुल संपत्ति में जो वृद्धि हुआ उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे। या फिर किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय को क्या कहेंगे? उस देश में जितनी जनसंख्या है उस सभी के कितना कमाया, इसको जोड़ लीजिए, राष्ट्र का आय हो गया। आपके घर में 5 व्यक्ति कमा रहे हैं, पांचों आदमी, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 30,000 कमा रहा है, सबको जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा आपके घर का पूरा आय कितना है। वो 10,000 तो एक व्यक्ति का है ना, 30,000 तो एक व्यक्ति का है ना, और सबको जोड़ लीजिए तो किसका आय हो गया? आपके परिवार का आय हो गया। तो उसी प्रकार एक देश के अंतर्गत जितने भी जनसंख्या, उन सभी जनसंख्याओं से उन सभी लोगों को जो आय की प्राप्ति हो रही है, उन सभी आय को जोड़ दें हम तो राष्ट्रीय आय होगी। ठीक इसके उल्टा, राष्ट्र की आय जितनी है उसमें अगर उसके जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। यानी कि एक देश का जो भी राष्ट्रीय आय है और उसमें सब लोग से भाग दे दीजिए, जनसंख्या से भाग दे दीजिए, ये क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या? राष्ट्र की जो आय है उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पर विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह विकसित देश होगा। 2006 में एक नियम लाया गया कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय कितना 4,53,000 या उससे ज्यादा है तो विकसित देश होगा, यानी कि समृद्ध देश है। इसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग होगा। और जिस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे कम है तो उसे निम्न आय वाला देश कहेंगे और विकासशील देश, और इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? विकास शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में कितना था? 28,000 था, जबकि मिनिमम कितना? 37,000 से अगर ऊपर जाता तो कुछ विचार किया जाता, ठीक है। हाँ, वो तो बहुत दूर है। अब सोचिए 37,000 रुपए प्रति वर्ष है, ठीक है ना, 37,000 रुपए प्रति वर्ष। एक वर्ष में 37,000 कौन कमाता है? हमको तो लगता है कि भारत में आजकल सब लोगों से ज्यादा ही कमाते होंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या है कि प्रति व्यक्ति एक साल में कितना? 4,53,000 चाहिए। कितना चाहिए? 4,53,000। तो ये कोई ज्यादा भी नहीं है। भारत में लगभग लोग कमाता है हो, लेकिन सब छिपाता है। सब क्यों? सरकारी सुविधा उठाने के लिए। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो दिखाएगा मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, दिखाएगा 1 एकड़ जमीन है, ताकि हम आरक्षण का फायदा उठा सके, ताकि हम सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, गरीब किसान बीपीएल के अंतर्गत आ जाए, हमको राशन मिले, किरोसिन तेल मिले, अब तो शायद नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या मिले? इंदिरा आवास की सुविधा मिले, 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिल जाए, ठीक है। तो कुल मिला के यही सब समस्या है, ठीक है। अन्यथा भारत का प्रति व्यक्ति इतना कम, सब लोग अपना कम कम बताता है। आएगा द्वार पर, आज भी कोई आना जाए, पूछे कि आपके पास कितना संपत्ति है, गाड़ी का एक 4 चक्का रहेगा, लेकिन कहेगा ना नहीं है। अब बता देंगे तो भैया बीपीएल का फायदा उठा रहे हैं, आप बता दें कि हमारे पास 4 चक्का है, तब तो मेरा नाम कट जाएगा, फ्रॉड में हम पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो यही सब कारण है। आगे देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 28,000 रुपए प्रति वर्ष थी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है? प्रति व्यक्ति आय। पंजाब का 26,000 था, केरल के लोगों का 22,800, बिहार के लोगों का
देख लीजिए 5700 हम लोग हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बिहार के साल भर में कितना कमाते हैं? 5700। किस साल के अनुसार? 2000 से लेकर 2003 के बीच में। इस समय एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि वही 2004 का रिपोर्ट कहा गया। तो उस समय बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5700 है। हाँ, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? उसमें जो आपका लागत हुआ है उसको थोड़ी ना जोड़ लीजिएगा। अब इस कोचिंग में हम 50,000 रुपया लगाए, हमको 60,000 रुपया मिला इस महीने में, हमारा लागत कितना? 50,000। तो 60,000 हमारा फायदा थोड़ी ना, आय थोड़ी ना, आय हमारा 10,000 भाई, आय कितना हुआ? 10,000 हुआ। ठीक है, तो इस तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि 3 राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, जबकि बिहार का सबसे कम है। अब यहां पर आता है मानव विकास सूचकांक। अब मानव कितना विकास कर रहा है इसकी सूचना देने वाला। इसमें मानव के जीवन का स्तर जोड़ा जाता है, कितना शिक्षा, कितना पढ़ा लिखा है, स्वास्थ्य स्तर कैसा है, दमा का बीमारी है, शुगर है, बीपी है। हाँ, तो स्वास्थ्य स्तर को भी देखा जाता है कि व्यक्ति कितना, किस देश के लोग कितना निरोगी हैं। ज्यादा अगर निरोगी है, रोग बीमारी कम है, तो उसका विकास अच्छा खासा माना जाएगा। वहां के लोग अगर पढ़े लिखे अच्छा खासा है तो फिर विकास अच्छा माना जाएगा मानव का। वहां के लोगों का जीवन स्तर, जीने का तरीका अच्छा है तो जीवन स्तर अच्छा माना जाएगा। अभी नहीं कि कमाते बहुत है हमारे घर के लोग, लेकिन शिक्षा कम है, जिस वजह से क्या करते हैं, कमाते हैं, अब बगल में खोखी हो किया है तो बगल के दीवार पर पच से फेंक देते हैं, पूरा कचरा फैला के रखे हैं। ठीक है, तो ये मानव विकास नहीं कहा जाएगा। मानव विकास करता है तो स्वच्छता की ओर बढ़ता है, शरीर के साफ सफाई पर, मतलब स्वस्थता की ओर बढ़ता है, स्वस्थ को ठीक रखता है, योग करेगा, ठीक है ना, टहले वहलेगा, ये नहीं कि बैठ के खाएगा, हाँ, लेटरिन में जाएगा तो ही नहीं कि सुसरा 6 महीना पर एक बार साफ करेगा। ठीक है, ये सब मानव विकास के सूचकांक है, समझ गए ना। हाँ, उसके लेटरिन में चल जाइए, पेशाब करने चल जाइए तो पेशाब ना उतरे, ऐसे व्यक्ति का मानव विकास कितना होगा, समझ रहे हैं, समझ गए ना। तो चलिए, मानव विकास सूचकांक, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट थी। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, हम क्या बोले, कितना पढ़ा लिखा लोग है वहां के, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, और प्रति व्यक्ति आय कितना इनकम है, उसके जीवन के स्तर को बताएगा। अब कमा रहे हैं कम तो आपका लाइफ स्टाइल अच्छा कहां से होगा? अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसा ना चाहिए जी। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के आधार पर हम मानव विकास को सूचित करते हैं कि वो कितना आगे है या फिर कितना नीचे है। मानव विकास सूचकांक को हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, कुल मिला के HDI। ठीक है, इसका 3 सूचक है, वही जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। जीवन आशा यानी कि ये किसके प्रति है? स्वास्थ्य के प्रति, जीवन का कितना आशा है, कितना लंबा जी पा रहा है, ठीक है ना, ये स्वस्थ अच्छा है तो जीवन आशा अच्छा होगा। शिक्षा की प्राप्ति, ये शिक्षा हो गया, और जीवन स्तर आपका लाइफ स्टाइल, आपका जीने का स्तर है, लाइफ लेवल है। HDI का मतलब होता है कि जीवन आशा प्लस शिक्षा प्लस जीवन स्तर, ये तीनों को मिला करके किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है, और पैमाने पर सभी देशों की HDI दर 0 से 1 होती है। भारत, हाँ, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट देखा जाए, अगर यहाँ पर देखिए, ये 0 से 1 के बीच में है कि नहीं? कोई 1 से ज्यादा है, कोई 0 से कम है। तो मानव विकास सूचकांक में सभी देशों का सूचकांक 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक रहता है, उसके बीच में ही रहता है। देश में अगर हम बोले तो नॉर्वे का सबसे बेहतर है, 0.965। HDMI बोल रहे हैं, HDI क्रम में कितना नंबर पर? सबसे नंबर 1 पर आता है, यानी कि यहाँ के लोगों का विकास, यानी कि यहाँ के लोगों का शिक्षा, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य और यहाँ के लोगों का आय, ये तीनों अच्छा है। ठीक, और अगर हम बात बोले भारत का, तो भारत कितने नंबर पर था? 126वां नंबर पर। पाकिस्तान कहाँ है हो? 134वां। कोनो ज्यादा ना कहल जाए भाई, पाकिस्तान हमसे बहुत छोटा है, हाँ, लेकिन फिर भी हमसे इतना ही ना पीछे है। समझ गए? तो कुल मिला के हम 126वां नंबर पर आते हैं।
भैया यहाँ का HDI कभी भी खराब चलेगा, जनसंख्या ज्यादा है, खा पी के ससुरा हचड़ हचड़ के रोगी बन जाता है सब। यहाँ तो अभी वो उस दिन हम देखे फेसबुक पर, आज तक तो हम चाय के साथ रोटी खाते हुए देखे थे, लोगों को ब्रेड तक देखे थे, अब एक वही रस्क आया है उसको खाते हुए देखे हैं। लेकिन परसों हम एक वो नया चीज देख लिए, अंडा खाते हैं, चाय के साथ अंडा काटा, डुबाया, तो पीला भाग होता है उसमें चाय आ गया, काटा, फिर डुबा 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 खा रहा था। यार चाय के साथ अंडा का स्वाद कैसा होगा हो? हैं? तो मत पूछिए यहाँ पर, अब हम क्या बताएं आपको। चाइना कितना नंबर पर? 81 नंबर पर। सोचिए, चाइना 81 नंबर पर, हम कहाँ हैं? समझ लीजिए आप, सीधे 1.5 गुना। ये यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2006 का प्रकाशित किया गया डाटा है, ठीक है। हाँ, अब यह लिंग विकास सूचकांक, कहीं GDI पूछ दे, जिससे जेंडर होता है, लिंग, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, GDI का मतलब। इसके आधार पर हम देखें तो भारत में 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें नंबर पर आया था। मतलब लिंग के साथ भेदभाव होता है ना, तो धीरे धीरे घटा था, अब और कम हो गया। अब तो हमको तो लगता है कुछ साल के बाद भारत में लिंग आधारित अगर कोई डाटा आएगा तो लड़का सब नीचे भाग जाएगा, लड़की सब आ जाएगी सब ऊपर। समझ गए? आजकल इसी सब का तो राज है। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोसी का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचे क्रमांक, किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण स्थिति सुधर रहा है। इसमें क्या, बांग्लादेश श्रीलंका हमसे बहुत ऊपर था। देखिए श्रीलंका 93वां नंबर HDI के मामला में, और हम कहा 126वां पर। तो काथी में ई काथी के बाद HDI में काथी आवेला, हेल्थ एंड आवेला। ध्यान समझिए। अब उनके मामला में आपका है बोले, प्रश्न तो उनका था ना कि सर हेल्थ में, तो हेल्थ उसी में ना आता है, वो तो जवाब हम देंगे ना। आप कह दे रहे हैं फिर कंप्लेंट ठोकेगा लोग लड़का पर। पहले अपना चेंजिंग कीजिए ना आदत। सही बात है कि ना हो? आगे देखिएगा, ये एक नियम है, ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके अंदर संयमता आना चाहिए। क्या बोलते हैं, जितना पानी भरता है उस लोटा को उतना ही ठीक से रखिए, नहीं तो छलक जाएगा। तो ज्ञान शालीनता लाती है, और उसके लिए एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या आता है जी? विनय। विनय मतलब शालीनता, वो थोड़ा गंभीर रहेगा व्यक्ति। अब ज्यादा जो छुल छुलुकता है वो कौन है? अधजल गगरी है। क्या है कि उसके लिए क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। जो छलका वो आधा गगरी हो जाएगा, और जो नहीं छलकेगा वहीं भरा रहेगा। इसलिए छलकना अच्छी बात नहीं है। तो ये तो आप लोग देख लिए। अब आते हैं, अभी तक हम देख रहे थे मानव विकास, ठीक है ना। अब ये क्या है, मानव विकास रिपोर्ट है। ये क्या था, मानव विकास सूचकांक था, इंडेक्स, और ये क्या, रिपोर्ट है। वो HDI था, ये HDR है, ठीक है ना। अब नेशनल राष्ट्रीय लगा तो NHDR, उसमें भी अगर राष्ट्रीय लगा देते तो चूंकि वो राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व का निकाला जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है। UNDP की मानव विकास की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई। इस रिपोर्ट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया था। याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट पहला कौन जारी कर रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी। कब कर रहे हैं, 2002 में कर रहे हैं। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष KC पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी कि NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1981, 1991, 2001 के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक का अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें अलग अलग थी। सबसे ऊपर कौन था, केरल, ठीक है, जबकि बिहार सबसे नीचे था। इसमें उत्तर प्रदेश भी था नीचे वाला में, ठीक है, लेकिन बाबा के आने के बाद उत्तर प्रदेश
वृद्धि कर गया है, विकसित हो गया है, और बिहार अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीचे की ओर पतन करने में क्या सफलता प्राप्त कर रहा है। आगे देखिए, निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव निर्धनता सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, ये सब याद रखिएगा। निर्धनता अनुपात, निर्धनता पॉवर्टी अनुपात रेशियो से काफी मिलता जुलता है। खैर ये सब देख लीजिएगा, आगे आते हैं उसी के बारे में बताएगा कि इसका क्या रहा है। उपभोक्ता व्यय, उपभोक्ता व्यय मतलब उपभोक्ता किसको कहते हैं? कस्टमर को। हाँ, और वो जो खर्चा करता है। आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कुल मिलाया क्या, अब ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, खर्चा करने की क्षमता, व्यय मतलब क्या, खर्च करने में, खर्च करने के मामला में ग्रामीण लोगों का क्षमता क्या कम हुआ है, जबकि शहर वाले लोग ज्यादा, शहर वाला तो ऐसे भी ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, टाउन में खर्चा ना होगा तो शहर कैसे होगा, समझ गए। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना में आपको बताया था ना, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना जो कि मुख्य संरचना है, अस्पताल वगैरह हो गया, बैंकिंग, शिक्षा के क्षेत्र, ये सब क्या है, क्या आधारभूत संरचना हो गया। और हम आपको बताए थे कि ये हमारे रीढ़ का हड्डी होता है, इसलिए उसका पूरा एक्सप्लेन के रूप में जानना है, पिछले वीडियो में चले जाइए। बिहार के विकास की स्थिति, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। बिहार का विकास कैसे कैसे हुआ है इसी के बारे में इसमें बताया गया है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बहुत सारा कारण है, आप तो बहुत सारा कारण अपने से भी बना सकते हैं। केवल कृषि पर निर्भर होना, हाँ कृषि भी करना तो पुराने तरीके से करना, नए तकनीकों का उपयोग ना करना, जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना, जनसंख्या भी तो ये है। तीसरा और भी बहुत सारा दे सकते हैं, साक्षर ना होना, निरक्षर होना, साक्षरता दर कम होना, किसानों का जागरूक नहीं होना, किसान जागरूक है नहीं है, टेक्नोलॉजी से वो ओतप्रोत है नहीं है, तो ये सभी कारण है आपके बिहार के क्या पीछे होने का। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब उसका कारण है। क्या क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव। यहाँ पर आधारिक संरचना में क्या क्या आता है, मुख्य अस्पताल हो गए, अस्पताल हो गया, शिक्षा के लिए आपको यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब हो गया, यानी कि जो आपके क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है, ये सब चीज। कृषि पर निर्भरता, बाढ़ और सुखाड़ से क्षति। अब होता क्या है कि बिहार में ना कभी बाढ़े आ जाता है, कभी सुखाड़े आ जाता है। यहाँ पर नाला वाला का व्यवस्था ठीक से है नहीं, नहर का, ताकि पानी का निकासी हो सके। आएगा तो दहवाइए देगा, नहीं आएगा तो बाहरी नदी को जोड़ के हम सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं। बाहरी नदी को तो तभी जोड़ पाएंगे ना जब नहर की व्यवस्था हो। ठीक है, औद्योगिक पिछड़ापन, यहाँ पर तो औद्योगिक पिछड़ापन का बहुत सारा कारण है। यहाँ पर भैया उद्योग जो खोलेगा, उद्योगपति के पास पैसा तो कहीं खोल सकता है, बिहार में क्या खोलेगा, उसको घोंपाना है, आगे बिहाने वाला घोंप देगा सब। बिहार का तो ऐसा स्थिति है। यहाँ का प्रशासनिक विफलता, प्रशासन विफल रहता है सुरक्षा देने में, सही बात है। वो आगे खोलेगा, नहीं दीजिएगा, बिहाने वाला आगे ठोक देगा, यहाँ के लोग ठोक देंगे, चलो ना दिला रंगदारी जा। तो भैया वो तो कहीं खोल सकता है, मजबूर थोड़ी में बिहार में खोलने के लिए, तो दूसरे राज्य में क्या ना खोलेगा कि आपके यहाँ खोलने आएगा, समझ गए। तो ये सब कारण है बिहार के पिछड़ेपन होने का। अभी इसका यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। कोसी नदी यहाँ पर जो है ना, शोक नदी कहा जाता है किसका, बिहार का। बाढ़ वगैरह कब कब आया था ये देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक पिछड़ापन, ये तो समझिए यहाँ पर उद्योग है ही नहीं, जो था भी कुछ चीनी मिल भी सोच रहा खत्म हो गया। ठीक है, लालू यादव आए वो तो आधा से ज्यादा खत्म कर दिए। गरीबी में आ जाइए, नीतीश कुमार आए तो खैर जो सड़ल है उसको और ही सड़ा दिए, और नया का तो खैर निर्माण नहीं किया। गरीबी, अब बिहार में गरीबी भी तो है भैया, और गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि गरीबी है तो ना आप नया रोजगार का सृजन कर सकते हैं, ना लघु उद्योग तक नहीं खोल सकते हैं, ना नया नया बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। तो गरीबी तो सबसे बड़ी अभिशाप है, इसके बारे में तो पूछिए मत। खराब विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था का सबसे ज्यादा तो यहाँ पर हम प्रशासनिक व्यवस्था सबसे खराब मानेंगे, और जो सरकारी पदाधिकारी है घूस ले लेकर काम करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी रोजगार वगैरह चल नहीं पाता है। कुशल प्रशासन का भाव, इसके बारे में तो मत पूछिए, ये लोग खुदे खा लेते हैं, समझ गए, और डकार जाएंगे। सीएसओ का केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, ठीक है ना, सीएसओ का केंद्रीय सांख्यिकीय मतलब सेंट्रल, सी से सेंट्रल, एस से स्टैटिकल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जीडीपी आपको घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट लिखा हुआ नहीं है, बोल रहे हैं
ऑडियो से ही पकड़ लीजिएगा। जी से ग्रॉस, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोडक्ट होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। सी से आपको क्या हो गया, सेंट्रल। एस से हो गया एस्थेटिकल, ठीक है ना। और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस्थेटिक्स होता है ना सांख्यिकी का, तो वही हुआ एस्थेटिकल, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाइए, ये सब बताता है किसका जो विकास है निगेटिव था, किसका नकारात्मक गया, किसका क्या रहा, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये ज्यादा डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझना है कब किसका क्या ज्यादा रहा है, कितना रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं कि कितना रहा, ठीक है ना। बिहार के विकास के गति को, ये सब बिहार के बारे में बता रहा, तो इसके गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कई भी आश्चर्य है कि जहां सब बढ़ रहा है ससुराई का हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब बिहार को पिछड़ोपन को दूर करने क्या क्या, पहली तो जनसंख्या पर भैया नियंत्रण लगाइए, प्रशासन में सुधार कीजिए, विधि व्यवस्था, सरकार के जो विधि व्यवस्था है, जो नियम वगैरह, उसमें कुछ बदलाव लाना होगा, ठीक है ना। और केंद्र सरकार को भी समझना होगा कि बिहार भी देश का एक हिस्सा है। अगर हमारे शरीर का कोई भी एक अंग अपंग हो जाए तो हम लेंगड़े कहाएंगे, तो कम से कम इस बात पर ध्यान देना होगा केंद्र सरकार को। जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, कृषि का तेजी से विकास किया जाए, नए नए तकनीक का प्रयोग किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, सरकार कम से कम अच्छा बीज, अच्छा खाद, ये बिहार के किसानों को उपलब्ध कराए, उन्हें प्रशिक्षण दे, ठीक है। ये सब आप खुद से जोड़ सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए कोई ना कोई उपाय निकाला जाए, जैसे नहर वगैरह से जोड़ा जाए, ताकि पानी भी उसी नहर से होके निकल जाए, ठीक है। और सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, वो नहर में ही आ जाएगा। आधारिक संरचना का विकास किया जाए, और उसके बाद उद्योगों का भी विकास किया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, गरीबी को दूर किया जाए। शांति व्यवस्था की स्थापना का है कि यहाँ पर ऐसे भी ठोक ठाक ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसका थोड़ा जरूरी है। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, अब यहाँ पर प्रशासन तो स्वच्छ है ही नहीं, खाता है पान, चुगाता है तोन पर। अब बिहार का सब इतना घूस खा के इतना बढ़ा ले है, पाउच पाउच खाएगा गिरा देगा कहाँ, पेट पर तोन पर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्वच्छता जरूरी है। अब स्वच्छ मतलब वो नहीं मन से घूस वूस ना ले, ईमानदार हो, लेकिन इतना आसान तो है नहीं, बिहार है भैया ही। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण हो, केंद्र ज्यादा से ज्यादा हमें संसाधन दे, लेकिन केंद्र तो ससुरा। अब बिहार का एक और ना कारण है, बिहार में मुख्यमंत्री जिसका होता है ना, केंद्र में उसका सरकार होगा नहीं करता है। केंद्र में कांग्रेस का सरकार रहेगा तो बिहार वाला लोग कांग्रेस को जीते भी नहीं करेगा। कांग्रेस वाला जब तक नहीं जीतेगा वो दूसरे पार्टी को क्यों देगा, ताकि उसका नाम हो, देगा संसाधन हो। अभी नीतीश कुमार का और आरजेडी का सरकार है, और नरेंद्र मोदी देंगे संसाधन कि लीजिए खूब पैसा, खूब विकास कीजिए, आपका नाम हो जाएगा, कभी हमारे पट्टा कट जाए बिहार से। तो आगे बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, सेंट्रल में जिसका है सरकार उसका लाइए, यहां पर भी कांग्रेस का है कांग्रेस का लाइए, बीजेपी का है बीजेपी को लाइए यहां पर। नहीं तो फिर यही हाल होगा, अपने धौंस में खत्म हो जाएंगे, हो ही गए हैं, अब दूसरा होना बाकी थोड़ी ना है। लेकिन लोग गाधा है, थोड़ी ना समझ में आएगा। भैया हमको सेंट्रल से क्या मतलब है, हमको किसी से क्या मतलब है, हमारा विकास होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मालिक भैया उसी के हाथ में ना पूरा संसाधन है, वही ना देगा, जिस राज्य को जितना देने का मन करेगा। तो यहां पर उसका आदमी होगा तो ज्यादा देगा, उसका आदमी नहीं रहेगा कम देगा। खूब चिल्लाएगा तो एगो चौवनी दे देगा, ला हाथ ला पसारा, एगो लट्टन से निकल ला, समझ गए। तो कुल मिला के ये देख लीजिएगा, ये क्या था, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय था। अब देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका, भैया ये तो हम तो कहेंगे नगण्य प्रारंभ में था, लेकिन अब तो बिहार से ना कोई खदान निकलता है, ना यहाँ से सोना चांदी निकलता है, समझ गए। निकलता है तो अभ्रक निकलता है, जिसका ना कोई वैल्यू है ना कोई कीमत है, ठीक है। हाँ खैर देख लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। बिहार क्या क्या योगदान किया है, किसके लिए, देश के लिए योगदान किया है। पहले का राष्ट्रपति दिया है कि नहीं दिया है, पहले का राष्ट्रपति दिया है देश को, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, पहला लड़ाई दिया है, देश की आजादी में गांधी जी का पहला लड़ाई कहां से चालू होता है, चंद्रहिया से, ठीक है। तो यही सब दिया है, और क्या क्या दिया है देख लीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध। क्लियर बिल्कुल आता ही नहीं होगा, क्योंकि बीटीसी है, बिहार सरकार का किताब है, समझ लीजिए। लग रहा है कि यहाँ पर कोनो पोत दिया है कुछ करके, अब कुछ करके हम नहीं बता सकते हैं क्या करके, देखिएगा यहाँ पर।
कहां से देगा, बिहार सरकार का ना किताब है। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कहल जाला। बीपीएल है ना कि हम बीपीएल में आवे नहीं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन क्या है, गरीबी रेखा, तो ओकरा से नीचे आइएगा तो बिलो में जाइएगा, नीचे आ जाइएगा, यानी कि आपको सरकारी सुविधा मिलेगी। इसके लिए क्या है, मापदंड क्या है, कैलोरी पर आधारित है। किस पर आधारित है, गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, गांव के लोगों को कितना कैलोरी मिलना चाहिए, ऊर्जा 2400, अगर उससे कम मिल रहा है तो ये बीपीएल हो जाएंगे, पॉवर्टी लाइन के पीएल, नीचे मतलब बिलो तो बीपीएल हो जाएंगे, ठीक है ना। और शहर क्षेत्रों के लिए कितना रखा गया है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा एक ऐसा रेखा है जो तय करता है कि उससे नीचे आने वाले व्यक्ति जो है किसके अंतर्गत आते हैं, बीपीएल के अंतर्गत आते हैं। और उनके लिए माप के लिए सीमांकन क्या है, ग्रामीण लोगों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है, और इसे संक्षेप में हम बीपीएल भी कहते हैं। तो ये तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये सब कुल मिला के देख लीजिएगा, यही आपको पॉवर्टी लाइन है, इसी के बारे में ये एक्सप्लेन करके बता रहे हैं और ये शॉर्टकट में बता रहा था, ठीक है। नरेगा, अब यहां से थोड़ा सा कुछ कुछ बच रहा है, कल के क्लास में खींच लिया जाएगा, ज्यादा शायद बस यही है। अच्छा, इसके बाद सारांश है, चलिए कोई बात नहीं। नरेगा, नरेगा मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब इसमें एक गारंटी के साथ एक एक्ट दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो राष्ट्रीय जो ग्रामीण लोग हैं, रूरल मतलब कौन होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, एक रोजगार दिया जाएगा, जिसमें देखते रहिएगा आपके गांव के लोग क्या, वो सड़क के किनारे किनारे पौधा लगाते होंगे, पेड़, उसको समय समय पर सिंचाई करते होंगे, इसके लिए उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, यानी कि वो रोजगार दे रही है सरकार, सरकार क्या कर रही है, रोजगार दे रही है, ठीक है ना। तो समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, राशन वगैरह तो मिलता ही है। देश रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उन्हें कपड़ा मकान उपलब्ध होगा। मकान कैसे उपलब्ध कराती है सरकार, इंदिरा आवास के द्वारा पैसा देती है कि आप अपना बना लीजिए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र भर में, ये केवल किसी राज्य का नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक नियम बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी, और यह योजना था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। इसे संक्षेप में हम नरेगा कहते हैं, नरेगा, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखना होगा सब कुछ। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार इसी में मिलता है। अब गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लगभग मिल जाता है, कुछ परसेंट व्यक्ति को, ठीक है, सबको बारी बारी से, सालों भर नहीं मिलता है, शायद 90 दिन या 100 दिन मिलता है, कंफर्म नहीं है, हम देख लीजिएगा उसको। विकास जैसे 100 दिन एक व्यक्ति को मिला, उसके बाद अब बाकी दिन उनको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब है देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है, ठीक है। विकास का मतलब ये नहीं कि कोई एक राज्य आगे बढ़ गया विकास हो गया, सभी क्षेत्र का होना चाहिए, सभी वर्गों का होना चाहिए, चाहे वो धनी वर्ग हो या निम्न वर्ग हो। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से है। अब इसमें मतलब एक और चीज, क्षेत्र का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब तो सभी लोगों से है, और सभी क्षेत्र का मतलब क्या है, सभी जगह, और सभी जगह में क्या अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है ना, कृषि हुआ, शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, सबका होना चाहिए, ठीक है ना, सबका विकास होना चाहिए, अब बिना भेदभाव का होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर सारांश है, ठीक है, सारांश आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई समस्या है यहाँ पर प्रश्न उत्तर है, इसके बाद वाला में हम प्रश्न उत्तर का ये करा देंगे। आज का चैप्टर खत्म होता है, यहीं पर लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।